नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार चल रहा है। मौलिक अधिकार में हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखने का प्रयास किया मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक से 12 से 35 के मध्य किया गया। हमने ये भी देखा मौलिक अधिकार में मूल संविधान मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। क्योंकि उस समय हटाने का कारण ये रहा कि इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1978 में इंदिरा गांधी ने पता लगा कि जयगढ़ दुर्ग में सर्वाधिक सिक्के और मुद्राएं, इस कारण उन्होंने कहा भारत के विकास में लगाया जाए। इस कारण उसमें सबसे पहले उसको क्या किया, संशोधन किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के तहत कोर्ट में जा सकता है। इस कारण उसे कानूनी अधिकार बना के अनुच्छेद 300 का के अंदर रख दिया गया। आज मित्रों हम जानने का प्रयास करेंगे मौलिक अधिकार को डिटेल के बारे में। अनुच्छेद सबसे पहले देखा है समानता का अधिकार। देखो अनुच्छेद समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य इसका उल्लेख किया। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 14 में लिखा गया विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि के मतलब कानून की नजरों में सभी व्यक्ति समान है। इसमें विधि का मतलब कानून की नजरों में सारे व्यक्ति समान है। इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में लिखा गया धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है। आपने देखा धर्म के आधार पर, आपने देखा अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि अब जब हम कोई भी व्यक्ति हेलमेट पहन के जाता है तो पुलिस उसको जाने देती। कोई भी आपने देखा सिख समुदाय का व्यक्ति पाग पहन के भी जाता है, पुलिस प्रशासन उसको जाने देती। उसका कारण क्या होता है? अनुच्छेद 15 के तहत उसको मौलिक अधिकार मिल चुका है। अब अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक का मतलब लोक नियोजन, लोक नियोजन सरकारी नौकरी में समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में आपको समानता है सभी व्यक्ति को। अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 के तहत ये समानता का एक भेदभाव को रोकने के लिए गए। अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। अगर ऐसा करता है तो भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब देखो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य हमने उल्लेख देखा। अनुच्छेद 14 में देखा विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सारे व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सबको समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। सबसे इंपोर्टेंट इसमें अस्पृश्यता का अंत बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है अस्पृश्यता का अंत। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार 2 के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे का नाम है मौलिक अधिकार में दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य स्वतंत्रता का उल्लेख है। आप देखो अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 19 को 6 पार्ट में अलग अलग भाग में बांटा गया है। जिस पर देखो 19 एक
19(2), 19(3), इस प्रकार। इसमें 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आपको आजादी है 19(1) के तहत। और इसमें एकत्रित होने की, शांति रूप से भारत में कहीं भी आप एकत्रित हो सकते हैं, अनुच्छेद 19(2) के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और 19(3) के तहत यह किया गया है, सभा या समूह, आप सभा बना सकते हो, समूह बनाने की स्वतंत्रता। और 19(4) में कहा गया, 19(4) में कहा आवागमन, आप भारत में कोई स्थान पर जा सकते हो, आ सकते हो, आवागमन की स्वतंत्रता 19(4) के तहत दी गई। अनुच्छेद 19(5) के तहत दिया गया है निवास करना, संपूर्ण भारत में कहीं पर जाके आप निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) के तहत निवास करने की आजादी, निवास करने की स्वतंत्रता आपको 19। और 19(6) के तहत ये दिया गया है, 19(6) में ये क्या, आजीविका या रोजगार, आजीविका या रोजगार, आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता आपको 19(6) के तहत दी गई। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, 19(2) में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, 19(3) में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, 19(4) में आवागमन, भारत में कहीं पर घूम सकते हो, आपको रोक टोक नहीं होगी। 19(5) के निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर जाके आप निवास कर सकते हो। और 19(6) आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ कैसे। मान लो मैं सरकार के विरोध हूँ, तो मैं सरकार के विरोध बोल सकता हूँ, 19(1) के तहत बोलने की स्वतंत्रता है। 19(2) के साथ मैं एकत्रित के व्यक्तियों को एकत्रित कर सकता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। अगर मैं एकत्रित होऊंगा तो सभा बनाऊंगा, समूह बनाऊंगा, सभा बनाने की स्वतंत्रता, समूह बनाने। अब मैं क्या करूँ, सभा समूह आवागमन, पूरे भारत में घूमने की मुझे स्वतंत्रता, आवागमन। फिर घूमते घूमते मैं क्या करूंगा, कहीं जाकर निवास करूंगा, निवास करूंगा तो मुझे वहां पर क्या चाहिए, रोजगार, आजीविका की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19। अब हम देखेंगे आगे, इसमें आपको बहुत सरल है, आराम से याद रखो। देखो अनुच्छेद 1 में बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, एकत्रित होना, 3 में समूह या सभा बनाना, 4 में आवागमन, भारत में घूम सकते हो, अनुच्छेद 5 में निवास करना, और 6 में रोजगार की स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 में स्वतंत्रता का। एक अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि, अपराध दोष के सिद्धि की स्वतंत्रता। अपराध, इसमें अपराध कोई भी व्यक्ति अपराध करता है उसके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 20 को बनाया गया है। इस कारण इसको मौलिक अधिकार। अपराध, इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, 3 कंडीशन। अब मान लो, अब मैंने कोई अपराध किया तो मुझे भारत में उसी समय कानून से सजा किस प्रकार, देखो समझो, उसी समय का कानून। मान लो 2010 में कानून बना हुआ था, व्यक्ति को 1-2 वर्ष की सजा होगी। ये कानून 2020 में बन जाता है कि 5 वर्ष कर दिया जाता है, 5 वर्ष। तो आपको जिस समय आपने अपराध किया था, आप उसी 2 वर्ष की आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं आपको 5 साल के बाद नहीं दिया जाएगा, 5 दोबारा, ये नहीं, कंडीशन नहीं फॉलो करती। इस कारण ये ध्यान रखना। दूसरे में इसमें लिखा है गवाही, आपको ये मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा नहीं बोला जाएगा आप अपने खुद के विरुद्ध गवाही दे, आप अपने खुद के विरुद्ध गवाही दे, ये नहीं बोला जाता है। 21-20 दूसरा भाग है, गवाही, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दी। अनुच्छेद 21 के तीसरे पार्ट में ये कहा गया, एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक बार सजा
आपने कोई भी अपराध किया तो आपको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा नहीं दी जाएगी। ये नहीं कि अपराध आपने एक अपराध किया, पुलिस बार बार आपको पकड़ के ले जा रही है, बार बार दंड दे रही है, ऐसा नहीं। एक अपराध के लिए एक और सजा, ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना। अब देखो, अब पहली कंडीशन उसी समय के उसी कानून के तहत आपको, दूसरी आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो, और तीसरा एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं बार बार पुलिस आपको पकड़ के ले जाए सजा दे पाए, ऐसा नहीं। अब अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21 है। इसमें क्या है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक, प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जीवन जीने का अधिकार। ये आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार। कौन से अनुच्छेद के तहत है? आपको 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार दिया गया। देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने या संसद ने इसको बढ़ाते हुए कहा, स्वस्थ भोजन करना मानव का जीवन का अधिकार है, स्वस्थ वायु में जीना मानव का अधिकार है, निजता भी हाईकोर्ट का आदेश है, निजता भी मानव का जीवन जीने का आदेश। इसको करते हुए धीरे धीरे बढ़ाया गया इसमें अनुच्छेद 21 को तहत जीवन जीने का अधिकार। ध्यान रहे अनुच्छेद 20 व 21 ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये दोनों अनुच्छेद ऐसे आपातकाल के समय भी भंग नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता, उसके तहत इसको भंग नहीं किया जाता है। ये सारे अनुच्छेद भंग हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 भंग नहीं होते हैं। इसमें जीवन जीने का अधिकार, ये ध्यान रखना। अब अनुच्छेद 21 हो गए। अब 21 का संविधान में एक संशोधन करके 21 का को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का संविधान में क्या किया? संशोधन किया। अब कौन से संविधान संशोधन के तहत? 66वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान, 66वां संविधान संशोधन कब किया गया सर? ये 2002 में किया। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये किया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का कैसे संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा। इसी प्रश्न आ सकता है अनुच्छेद 21 कौन से संविधान संशोधन के जोड़ा गया? 66वां संविधान संशोधन। कब हुआ संशोधन? 2002 में हुआ। इसमें तहत कितने वर्ष के बालक है? 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण। आपको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसका संरक्षण करने के लिए 22 अनुच्छेद में, इसमें देखो गिरफ्तारी के रूप में 3 कंडीशन ली गई है। अब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो उसको मान लो किसी व्यक्ति पुलिस पकड़ने आई, पुलिस पकड़ लेता है तो उसके पास ये अधिकार है, कारण पूछ सकता है मुझे किस कारण आप गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी का पहला है पुलिस को कारण पूछने का अधिकार है। अगर आपको गिरफ्तार किया तो आपको 24 घंटों के भीतर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष, आपको 24 घंटों के भीतर न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। और तीसरी इसमें कंडीशन है कि आपको पहले में कारण पूछने का अधिकार, दूसरे में 24 घंटों के लिए भीतर आपको क्या किया जाएगा? न्यायालय में पेश किया जाएगा। कौन करेगी? पुलिस आपको न्यायालय के अंदर पेश करेगी। तो आपको पास ये क्या है?
अधिकार मिले, गिरफ्तारी, आपको मतलब सजा मिल रही है उसकी गिरफ्तारी की। और तीसरा इसमें दिया गया है, आप क्या करें, कानूनी सलाह, मनपसंद, आप क्या करो, मनपसंद वकील या कानूनी सलाह, सलाह या वकील हायर कर सकते हैं, वकील से सलाह ले सकते हैं, मनपसंद वकील से आप सहायता ले सकते हो। ये 22 के तहत। अब देखो 22 में आपको अनुच्छेद 22 के तहत 3 आपको कंडीशन, पहले आप कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो पूछ सकते हैं किस कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण पूछने का अधिकार आपको। अगर आपको 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। इसमें आवागमन का समय नहीं, आवागमन का मतलब होता है आपको जहां से पुलिस लेके जाती है और जहां तक जाती है थाने तक, वहां का बीच वाला आपका ये समय नहीं काउंट होगा। उसके बाद में मनपसंद कानूनी व्यक्ति के साथ आप सलाह ले सकते हो और अपना मुकदमा लड़ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद मौलिक अधिकार, अगला पढ़ेंगे तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार तीसरे में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार संख्या तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अब इसमें अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया मानव व्यापार। आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 में क्या था, मानव व्यापार, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और अनुच्छेद 24 में ये कहा गया कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्य कारखानों में नहीं भेज सकते। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप जोखिम भरे कार्यों में नहीं भेज सकते। अगर ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद ये 14 स्पष्ट करता है। प्रश्न अच्छा बन सकता है, अनुच्छेद कौन से में बाल जोखिम भरे कार्य में बालकों को नहीं भेज सकते हैं? अनुच्छेद 24 में कितने वर्ष के बालक है? 14 वर्ष के बालक को। अच्छा है, ध्यान रखना, कैसे भी ये पूछ सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला मौलिक अधिकार, अगला चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद है इसमें 25 से 28 के मध्य, 25 के और 28 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में देखो, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में अब देखो कौन कौन सा अनुच्छेद 25 में क्या लिखा, धर्म के क्षेत्र में आप अपने, इसमें लिखा अनुच्छेद स्वतंत्रता, धर्म के अपना धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म में मंदिर बना सकते, कुछ भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता का। इसमें सरकार आपके धार्मिक कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेगी। अनुच्छेद 25 में कहा गया है, 25 में लिखा हुआ धर्म को मानना व धर्म का प्रचार करना और धर्म का आचरण करना, धर्म का मानना और धर्म का प्रचार करना और धर्म का आचरण करना आपको मौलिक अधिकार 25 देता है। अनुच्छेद धर्म को मानना, धर्म का प्रचार करना अनुच्छेद 25 कहते हैं। अनुच्छेद 26 का मतलब है धर्म का प्रबंध, धर्म का प्रबंधन, इसे ट्रिक याद रखें, धर्म का सभी लोग धर्म का प्रबंध करेंगे, सभी लोग धर्म का प्रबंध करेंगे। अनुच्छेद 27 में क्या था? अनुच्छेद 27 में स्पष्ट करता है
जो भी धर्म के कार्य होते हैं, धार्मिक कार्यों या धर्म के कार्यों में संपोषित का मतलब धार्मिक कार्य जो भी है उसके लिए संपोषित मतलब धर्म के क्षेत्र में आप पैसे दे सकते हो, धार्मिक कार्य में संपोषित कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो। इसमें अनुच्छेद 28 ये कहता है धार्मिक शिक्षा का संरक्षण, धार्मिक शिक्षा का संरक्षण। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का संरक्षण। अब देखो मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 28 से 25 से 28 के मध्य इसमें क्या है। 25 में ये देखा धार्मिक कार्यों को मानना, प्रचार करना और आचरण। अब मैं कोई भी धर्म मान सकता हूँ, उसका प्रचार कर सकता हूँ, उसका आचरण कर सकता हूँ, मौलिक अधिकार मुझे 25 देता है। अनुच्छेद 26 कहता है धर्म का प्रबंधन करना, अपने धर्म का प्रबंधन का मतलब संरक्षण करना, रक्षा करना, मैं अपने धर्म की रक्षा कर संरक्षण कर सकता हूँ। अनुच्छेद 27 धर्म को संपोषित करना, धर्म में पैसे देना, अपने धार्मिक कार्य में पैसे देना, उसमें धर्म में संपोषित करना। और इसमें क्या है धार्मिक शिक्षा का संरक्षण करना या धार्मिक शिक्षा में शामिल होना या धार्मिक शिक्षा और इसमें और भी उपासना भी करना। इसमें लिखा धार्मिक शिक्षा का संरक्षण करना, उपासना करना, उपस्थित होना। अनुच्छेद 28 कहते हैं आप कोई भी धार्मिक कार्य में उपस्थित हो सकते हैं, आपको ये आजादी थी। अब अगला हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पांचवें में मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा के बारे में मौलिक अधिकार 5वां संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए, केवल अल्पसंख्यकों के लिए। कीबोर्ड बहुत जरूरी है कि ये सब याद रखें, क्योंकि केवल सांस्कृतिक धर्म केवल अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए? केवल अल्पसंख्यकों के लिए। अब इसमें देखो अनुच्छेद 29 में लिखा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद कौन से में? 29 में। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में लिखा है अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण कौन से अनुच्छेद 30 में। इसमें अपने शिक्षा मदरसे खोल सकते हैं अल्पसंख्यक, या कुछ भी अपने स्कूल खोल सकते हैं। अनुच्छेद कौन से कहते? 30 के तहत अल्पसंख्यक का मतलब जिस देश में संख्या उनकी कम हो उसे बोलते हैं अल्पसंख्यक धर्म। उसके तहत अपने अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अपने शिक्षा या मदरसे वगैरह खोलने की इन्हें आजादी दी गई। अब मौलिक अधिकार अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट, छठा मौलिक अधिकार लास्ट है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान में उपचारिक अधिकार। ये अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार का मतलब है ऊपरी भी कोई भी संविधान में आपके साथ अगर उस संविधान के साथ किसी व्यक्ति के साथ गलत होता तो उसके अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव जी ने
संविधान की आत्मा का। भीमराव जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? आत्मा का। भीमराव ने कौन से अनुच्छेद को आत्मा का? अनुच्छेद 32। अगर ध्यान रखें, सीधा पूछा जाए, आपको पता है प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। सीधा पूछा जाए तो कैसे लिखना? प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। सीधा क्वेश्चन पूछे, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना। या क्वेश्चन, भीमराव ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का? अनुच्छेद 32। या संवैधानिक उपचारों को भीमराव ने संवैधानिक आत्मा, संविधान की आत्मा का। अब देखो इसमें एक चीज और देखो, इसके अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है। रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार की जारी की जाती है, 5 प्रकार की। एक करता है हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी की जाती है। रिट 5 प्रकार की जारी की जाती है। 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट है? देखो, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये रिट, इसमें लिखा हुआ है 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना। 24 घंटे से ज्यादा अगर आप न्यायालय में व्यक्ति को नहीं रख सकते, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अनुच्छेद ये बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा रिट जारी की जाती है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है इसके तहत। दूसरी रिट है प्रतिषेध। तीसरी रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है, किसी भी कार्य पर रोक लगाना। कोई भी कार्य पर रोक लगाई जाती है, जैसे प्रतिषेध। सेध का मतलब रोक लगाना। प्रतिषेध मतलब किसी भी प्रतिषेध का, कोई भी कार्य पर आप रोक लगा दी तो प्रतिषेध कहते हैं। ये कार्य आपका नहीं, इस पर रोक लगाई गई है। उसके बाद में परमादेश का मतलब आदेश। आपके विरुद्ध में आदेश जारी होता है कि आप अपने कोई भी सरकारी नौकरी वालों के विरोध जारी किया, जिसमें ये जारी किया जाता है कि आपके विरुद्ध आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, अगर नहीं करते हो इसके द्वारा आदेश जारी किया जाता है। और उसके बाद में बंदी प्रत्यक्षण हो गया, प्रतिशोध हो गया, परमादेश हो गया। और इसके अधिकार, 5वीं डेट होती है अधिकार प्रसालेख। इसके तहत भी आपके द्वारा रिट जारी की जाती है। अधिकार प्रसालेख, इसमें ये रिट जारी की जाती है कि अधिकार, आपके अधिकार के क्षेत्र का कार्य नहीं, आपने कोई संवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से कोई पद धारण कर दिया तो उसके तहत आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये जारी करता है। इसमें प्रतिशोध रोक लगाता है इस पर। इसमें आदेश दिया जाता है आप करते बाद प्रतिशोध। इसमें प्रतिशोध इस प्रकार है कि निचली न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि हाई कोर्ट को ये मुकदमा मेरे सत्तर अधिकार में, सो आप इस काम ना करें। आज मित्रों हमने ये देखने का प्रयास किया। इसमें एक और चीज और देखनी है। अब देखो, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, जिसमें केवल भारतीयों को मौलिक अधिकार कौन कौन से प्राप्त है? केवल भारतीयों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है अनुच्छेद ये। लेकिन कई ऐसे अनुच्छेद है जो भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। जिस प्रकार देखो, ऐसे अनुच्छेद है जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। देखो जिस प्रकार भारतीय प्लस भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन कौन से? देखो इसमें अनुच्छेद 14 भारतीयों को प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, 14। उसके बाद जिस प्रकार ये नहीं थे उनमें से 14 हो गया, 21 का हो गया, इसमें हो गया 23 व 24 और इसमें हो गया 23 व 24 है इस प्रकार ये। और चौथा है 25 से 28 की मध्य। ये भारतीयों को प्राप्त है। और किनको प्राप्त है?
इनको प्राप्त, और अनुच्छेद 20 हो गया, इस प्रकार भी ध्यान रखना। मित्रों आज हमने बहुत अच्छा नीचे गहराई तक देखने का प्रयास किया। धन्यवाद।